क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि इफ अ वेक्टर स्पेस V हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली डैश वेक्टर। अब इसके MCQs को डिस्कस करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन चाहिए, उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल हम देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की। फिर हमें पता होना चाहिए कि स्पैनिंग सेट क्या होता है। उसके बाद एग्जांपल हम देखेंगे कि स्पैनिंग सेट की एग्जांपल क्या होती है। उसके बाद हमें फाइनाइट डायमेंशनल का पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होती हैं किसी वेक्टर स्पेस की। डायमेंशन के बाद हमें बेसिस का पता होना चाहिए, फिर जाके हमें राइट आंसर का पता चलेगा। तो हम आए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। अब वेक्टर स्पेस जो है देखें, ये थोड़ा रिंग से और फील्ड से डिफरेंट है या ग्रुप से डिफरेंट है। अब इसमें दो सेट्स हम लेते होते हैं, दो स्पेस, एक हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है, एक फील्ड होती है। अब वी जो है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर कहलाते हैं, और हम एक और सेट लेते हैं स्केलर्स का जिसे हम फील्ड कहते हैं। तो दो इस तरह हमारे पास क्या होंगे, वी बी एन अबिलियन ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट, और एफ हमारे पास कोई फील्ड है। तो हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन एफ क्रॉस वी इंटू वी। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, अगर ये जनरेट हम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा जो है हम एफ से ले लेते हैं और वी जो है हम वी से ले लेते हैं, और अल्फ़ा डॉट वी जो है वो बिलोंग करना चाहिए वी से। ए जो हमारे पास जो स्केलर एलिमेंट है ए, और v जो है वो v से हमने, इनका हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो v से बिलोंग करना चाहिए। देन v इज सेट टू फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर f इफ फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f देन फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। अगर हमारे पास ये फॉलोइंग कंडीशन जो हैं, 4 कंडीशंस हैं हमारे पास, अगर ये 4 कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं हमारे पास तो फिर हम कहेंगे एफ क्रॉस वी इंटू वी जो है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बन रही है, या सिंपल वी जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट हैं, एफ के, स्केलर फील्ड के। इसको हम किसी वेक्टर से, यानी कि हमारे पास ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। इस तरह अगर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास इंटर में क्या x प्लस वाई, इंटीरियर हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है जी, हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी कि दो स्केलर्स हैं, उनको x से हम क्या करते हैं, उनसे का प्रोडक्ट लेते हैं, तो इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स आना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या है, जो 1 जो है यानी स्केलर फील्ड में 1 होगा, उसको हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो x आए, तो 1 बीइंग यूनिटी ऑफ f। ऑल्सो देन मेंबर ऑफ f आर कॉल्ड स्केलर्स, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, एंड जो v के एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स कहलाएंगे। इसके हम कोई एग्जांपल देखते हैं जी वेक्टर स्पेस की, कि f जो है तो हमारे पास कोई फील्ड है और v जो है वो हमारा वेक्टर स्पेस है। इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, एडिटिव अबिलियन ग्रुप हैं। तो f जो है हमारे पास क्या है, बी अ फील्ड, ऑल प्रॉपर्टीज़ आर सीन्स टू होल्ड। अगर इस तरह इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। मीन जो हमारे पास फील्ड होती है, कहने का मकसद ये है वो इटसेल्फ क्या होती है, हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है ओवर एफ, यानी इटसेल्फ। इसमें एफ खुद वेक्टर स्पेस बन जाती है और एफ जो है वो हमारे पास स्केलर फील्ड होगी।
एफ इंटू एफ हमारे पास क्या होगी, वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी। इससे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की हम देखेंगे कि हमारे पास वी एफ बी वेक्टर स्पेस है, वी वन वी टू वी एन इन वी आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, कि हमारे पास क्या है जी, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। वी वन वी टू वी एन क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे हमारे पास, if there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to f not all 0। अगर हम एक इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, कैसे बनाएंगे लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक वेक्टर v से लेंगे एलिमेंट, यानी कि एक v से लेंगे और हम एक स्केलर से लेंगे, फिर प्लस addition of scalar multiple of vectors and scalar, या स्केलर मल्टीपल यूँ भी कह सकते हैं, स्केलर मल्टीपल एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीपल विद वेक्टर्स। तो फिर हम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। अगर हमारे पास ये जो वेक्टर्स v1 v2 vn हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टू अल्फ़ा n तक ये तमाम ज़ीरो नहीं है, लेकिन आंसर फिर भी ज़ीरो आ रहा हो, तो फिर हम v1 v2 vn को क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे कि लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो आ रहा है, बट स्केलर जो हैं वो तमाम ज़ीरो नहीं हैं। तो v1 v2 vn are finite in number, not essentially distinct, thus for linearly dependence linear combination is equal to 0 at least one alpha I not is equal to 0। वही बात अगेन आ गई, हम एक्सप्लेन करेंगे तमाम अल्फा i जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन तमाम ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो आ रहा हो तो तमाम जो वेक्टर्स होंगे v1 v2 vn जो हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिए हुए हैं तो उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद v1 v2 vn और लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। लाई का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ़ लीनियर कम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, उसी तरह अब देखें लीनियरली डिपेंडेंट में और लीनियरली इंडिपेंडेंट में एक कंडीशन तो ये है कि लीनियर कम्बिनेशन जो हमारे पास होगा लीनियर कम्बिनेशन समीशन अल्फा आई वी आई, ये तो पक्की बात है ज़ीरो होगा, लेकिन लाई में क्या होगा कि तमाम अल्फा आई ज़ीरो होंगे, तमाम अल्फा आई ज़ीरो होंगे, तो तब हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। इसके हम कोई एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या, और नॉन ज़ीरो वेक्टर, कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लें, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर हैं i1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने इसको ज़ीरो प्रूव करना है तो पक्की बात है हमें नॉन ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो करने के लिए अल्फ़ा को ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब तमाम अल्फ़ा ज़ीरो हो गए, तो जो हमारे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यानी अल्फ़ा तमाम अल्फ़ा को हमें ज़ीरो होना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर को आप नॉन ज़ीरो से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो वेक्टर को हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट माना जाता है, यानी अल्फ़ा को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो इसमें वेक्टर, अब देखें ज़ीरो हमने जो लिया हुआ है ये वेक्टर लिया हुआ है। अब इसमें दो ज़ीरो होंगे, एक फील्ड का होता है, एक हमारे पास वेक्टर्स का होता है। अब इनकी पहचान क्या है, मीन अगर ज़ीरो है अब अल्फ़ा में दिया गया है तो इसका मतलब अल्फ़ा स्केलर से है, स्केलर फील्ड से है, और ज़ीरो जो है हमारे पास कहाँ से है, वेक्टर फील्ड से है। तो ये हमने दो एग्जांपल देखी, कौन सी कि नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर स्पैनिंग सेट। लीनियर स्पैनिंग सेट हमारे पास क्या होगा कि कहते हैं कोई वी ऑफ एफ, वी ऑफ वेक्टर स्पेस है,
देन एलिमेंट्स ऑफ द टाइप्स, यानी लीनियर कम्बिनेशन में हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn ओवर f, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की। कहता है कोई हमारे पास S भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है, देन द सेट L ऑफ S इज इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V i's, अल्फा I बिलोंग्स टू F, V I बिलोंग्स टू S, N इज फाइनाइट। अब S जो है वो V का सबसेट है, तो इस तरह अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं, देन दैट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इसका लीनियर स्पान ऑफ S, यानी कि हम जितने भी S के जो है S जो हमने एक सबसेट लिया है V का, S के एलिमेंट से जितने भी लीनियर कम्बिनेशन हम बना सकते हैं उन तमाम का जो सेट होगा वो लीनियर स्पैनिंग सेट कहलाएगा V का। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है जी कि S को हमने फाइल लिया है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो लीनियर स्पैनिंग सेट है हम इससे भी शो करें, L ऑफ S लिख देते हैं या विद एंगल ब्रैकेट्स S लिख देते हैं। अब लीनियर स्पैनिंग के हमारे पास एग्जांपल क्या है जी कि S हमारे पास हमने सबसेट लिया हुआ है V का फाई, ठीक है जी। अब हम फाई के कितने लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं। अब फाई में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो कितने लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं आप बता सकते हैं जी? अगर आपको पता है तो बताएं कमेंट्स में। तो S इज इक्वल टू फाई, तो फाई जो है फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसके कितने लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं? तो इसका मतलब है हम इसके 0 कम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कोई भी कम्बिनेशन हम नहीं बनाए। कोई का मतलब कोई भी नहीं, मतलब 0 कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं S स्पान V, मीनिंग कि S स्पान कर रहा है V को, S जो सबसेट है V का वो जनरेट कर रहा है V को। इसका मतलब क्या है? कहता है इफ़ V इज इक्वल टू L ऑफ S, अगर V हमारे पास बराबर हो जाए, ये बात काबिल गौर है कि V जो हमारे पास सेट है और जो लीनियर स्पानिंग सेट है L ऑफ S, सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जो S है वो स्पान कर रहा है या जनरेट कर रहा है V को। इसके लिए हम फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस को आगे हम देखते हैं कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है। कहते हैं the vector space V is said to be finite dimensional over F if there exists a finite subset S of V such that V is equal to L of S। finite dimensional vector space क्या होगी? उसी तरह जो हमारे पास हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर L of S V के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि जो S है वो स्पान कर रहा है V को। अगर S स्पान V को करता है तो ऐसी वेक्टर स्पेस को, ऐसी जनरेटेड वेक्टर स्पेस को या उसी वेक्टर स्पेस V को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। सो क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिस वेक्टर, जो हमें अब देखें हम मूव कर रहे हैं किसके, जो हमारा MCQ दिया गया है। अब हमें बेसिस का पता होना चाहिए, तो बेसिस के लिए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिस वेक्टर क्या होते हैं। कहते हैं लेट V ऑफ F बी अ वेक्टर स्पेस, a subset S of V is called a basis of V if it S consists of linearly independent elements and S spans V। इसमें आप देखिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो S हम सबसेट लेते हैं। अब S जो हमने पढ़ा था लीनियर स्पैनिंग सेट पढ़ा था L ऑफ S। अब देखिए वहाँ से बात अब शुरू हो रही है बेसिस के लिए कि V इफ S कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होना चाहिए
और एस पास करे वी को, यानी कि एल ऑफ एस बराबर होना चाहिए वी को। तो फिर हम जो हमारे पास एस होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेसिस वेक्टर कहेंगे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं v इज इक्वल टू 5, फाइंड द बेसिस सेट ऑफ v। तो v हमारे पास 5 है, तो इसका बेसिस सेट, अब हमें पता है कि जो बेसिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कि जो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम उस एलिमेंट से, उनके एलिमेंट से जो कि हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, v को भी जनरेट कर सकें। अभी उसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, अब एग्जांपल फॉर राइट आंसर के लिए, यानी हम इसमें से अब इसका राइट आंसर फाइंड करना है। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कहते हैं फॉर्म अ बेसिस फॉर किसके लिए, v इज इक्वल टू r क्यूब ओवर r 3 ऑफ r। अब इसमें n 3 है, यानी इसमें 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, यानी इनके जो एलिमेंट्स होंगे 1 0, इस n का मतलब क्या है कि 1 0 0, n का मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, 3 डायमेंशन हमारे पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी। अब सो v हैज़ अ बेसिस s ऑफ 3 वेक्टर्स, कि v जो है हमारे पास बेसिस रखती है सेट ऑफ 3 वेक्टर्स, सो एवरी बेस v मस्ट हैज़ 3 वेक्टर्स। अब देखिए इसमें 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 0, तो ये बेसिस भी है, तो इसके अंदर वेक्टर्स भी 3 हैं। तो अगर n हमारे पास 3 है तो बेसिस के एलिमेंट्स की तादाद भी, यानी फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, ये बेसिस वेक्टर की तादाद वो भी 3 होगी। सो इट इज ट्रू फॉर बेसिस ऑफ n वेक्टर्स। सो इसमें अब b इसका जो है राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो हमारे पास बेसिस वेक्टर होता है, जैसे इसमें n3 दिया गया है, तो वेक्टर्स की तादाद भी 3 है। तो राइट आंसर हमारे पास बी आ गया। 9 हमारे पास है जी, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। कहते हैं इंडेक्सिड सेट ऑफ वेक्टर्स v1 to vr in Rn is said to be dash if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus so on xp yp is equal to 0 has only trivial solution। तो ये कब ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगी, तो अब हमें पता है कि आर एन ओवर आर का मतलब है, यानी कि आर एन हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है और उस पर फील्ड है। आर एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर इज अ वेक्टर स्पेस। इसमें एक्साइज फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो हमें लीनियर कम्बिनेशन जो दिया गया है, कहते हैं इसका आंसर 0 आ रहा है और तमाम एक्साइज क्या हैं, 0 है। इट्स मीन्स दैट जब तमाम एक्साइज 0 हो गए तो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 8 में लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो v1 v2 vr हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि तमाम एक्साइज जो हैं वो 0 हैं। सो ए इज़ आवर राइट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The set Cn of all nth root of unity for a fixed positive integer n is a group under। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि Cn को हम डिफाइन कैसे करते हैं और Cn जो ग्रुप किस शक्ल का होता है। The group Cn is the set of nth root of unity where n is a fixed positive integer, the complex number z। nth root of unity written as z raised power n is equal to 1। In fact, the roots are given by e raised power 2 pi r divided by n, where r is equal to 1 to n and e raised power x is equal to cos x plus iota sin x is called Euler formula। So in Cn, all property of group holds under multiplication। For example, we take n is equal to 4,
So C4 is equal to 1 minus 1 iota and minus iota. So ये हमारे पास एक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, इसमें हमने पढ़ा था कि आयोटा इसका, इसमें क्या होता है, जनरेटर होता है। तो ये हमारे पास ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो सी इज़ आवर राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 11 to 15 में। ओके, अल्लाह।